नमः संस्कृताय मित्रों। कारक के बाद आज दूसरा टॉपिक लेकर के आया हूं मैं, विभक्ति। क्योंकि कारक और विभक्ति का संबंध जो है एक साथ रहता है। तो अब हम विभक्तियां पढ़ेंगे बारी बारी से। कल हमने देखी थी प्रथमा विभक्ति और आज हम पढ़ेंगे द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। कौन सी पढ़ना है? द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति कर्म कारक जो है इसका पहला सूत्र दिया गया है कर्तुरीप सिततम कर्म, यानी कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से करना चाहता है, जिसे विशेष रूप से करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है, यानी कि द्वितीय विभक्ति ही होती है। क्लियर हो गया? क्या लिखा है? कर्तुरीप सिततम कर्म, यानी जिसे सबसे ज्यादा कर्ता जो है वो चाहता है, जिसे कर्ता सबसे ज्यादा विशेष रूप से चाहता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म संज्ञा। ठीक है, एक टॉपिक चलिए अभी जब एग्जाम्पल होंगे तब समझ। जैसे रामः पत्रम लिखति, तो रामः पत्रम लिखति, तो इसमें जो आपकी कर्म संज्ञा होगी वो किसमें होगी? द्वितीय विभक्ति किसमें होगी? रामः, ये तो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि प्रथमा विभक्ति है, कर्ता कारक है। पत्रम लिखति, तो सबसे ज्यादा लिखना किसे पसंद करता है? राम सबसे ज्यादा किसे चाह रहा है? पत्र को। किसको? पत्र को, क्योंकि लिखने का कार्य जो है वो पत्र में संपादित हो रहा है। तो पत्रम आपका क्या है? सबसे ज्यादा पत्र को चाहा गया है। तो कहने का तात्पर्य हो गया पत्र में आपका कर्म कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म कारक। क्लियर हो गया इतना? चलिए, इसके बाद है द्वितीय, दूसरा सूत्र है आपका कर्मणि द्वितीय। क्या है आपका? कर्मणि द्वितीय। ये तो जाहिर सी बात है, कर्म में कौन सी विभक्ति होगी आपकी? द्वितीय। तो कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम नगरम गच्छति, राम नगर की ओर जाता है। ठीक है, तो रामः नगरम गच्छति। ठीक है, तो नगरम जो है आपका इसमें द्वितीय विभक्ति। इसके बाद तीसरा है आपका अकथितम च। क्या है? अकथितम च, यानी जिसके संबंध में या जिनका संबंध द्विकर्मक धातुओं से होता उसे आकथतम। आकथतम होता क्या है? कहने का तात्पर्य है कि जिसका संबंध किससे होता है? आकथतम का मतलब क्या होता है? जिनका संबंध द्विकर्मक धातुओं से होता है उसे आकथित कहते हैं। और संस्कृत में जो द्विकर्मक धातुएं हैं वो कितनी संख्या उनकी? 16 है। कितनी है? 16। संस्कृत में द्विकर्मक धातुओं की संख्या कितनी है? 16 संख्या है। ठीक है, लिखा भी है 16 धातुएं हैं आपकी। कभी एक इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, प्रत्येक का एक एक वाक्य बना करके क्या मतलब क्या होता है। तो जैसे दोह माने दोहना, याच माने मांगना, पच माने पकाना, दंड माने दंड देना, रुद का मतलब रोना। ठीक है, तो कहीं पृच्छ पूछना, ची माने चुनना। क्लियर हो गया? गुरु बोलना। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य आपका इस पे कभी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी आप इतना जाने रखिएगा संस्कृत में कुल मिलाकर के कितनी द्विकर्मक धातुएं होती हैं? तो 16 है। कितनी होती हैं? 16 है। लिखा है दोहे याच, ये धातुएं हैं। दोहे याच पच दंड रुद पृच्छ ची गुरु सास जी मथ मुस नी ह्रय कृस वह। ठीक है, ये 16 द्विकर्मक धातुएं हैं। अच्छा, इसके बाद अगर लगे कि इन्हें याद कैसे किया जाए तो थोड़ा 4-4 शब्द एक एक बार ले लेना। 4, ठीक है, 4 चौके 16, 4 बार में आपकी क्लियर हो जाएंगी। कैसे? दोहे याच पचे दंड रुद पृच्छ चीब्रु सास जी मथ मुस नी ह्रय कृस वह। क्लियर हो गया? कुछ नहीं करना है, 4-4 धातुएं एक बार में ले लीजिए। ठीक है, दोहे याच पच दंड रुद पृच्छ चीब्रु सास जी मथ मुस नी ह्रय कृस वह। क्लियर हो गया? बस, तो दोहे याच पच दंड रुद पृच्छ चीब्रु सास जी मथ मुस नी ह्रय कृस वह। क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद एक लय में करिए, तुरंत हो जाएगी। नहीं ऐसे तो सोचेंगे 16 धातु कैसे याद रहे, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि इनमें से द्विकर्मक धातु नहीं है या इनमें से द्विकर्मक धातु है, तो 1 दे देंगे, 3 नहीं देंगे। ठीक है, या नहीं है तो आपका 3 दे देंगे, 1 नहीं। तो ये तो आपको कंठस्थ करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो लिखा है दोहे याच पच दंड रुद पृच्छ चीब्रु सास जी मथ मुस नी ह्रय कृस वह। क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद है अधिसीम स्थासाम कर्म, यानी
शी माने सोना, स्था माने ठहरना, आस माने बैठना। इन तीन धातुओं के पहले यदि अधि उपसर्ग जुड़ा है, क्या लिखा है, अधि सींग हांग सांग कर्म, यानी सी, स्था और आस, अगर ये जो तीन धातु हैं इनके पहले अधि उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब ऊपर होता है ना और प्रत्यय का मतलब नीचे, तो अधि उपसर्ग जुड़ा हो तो कर्म संज्ञा जो होगी यानी कि द्वितीय विभक्ति होगी आपकी, ठीक है। जैसे राजा सिंहासनम अधितिष्ठति, राजा सिंहासन अधितिष्ठति, तो लिखा है ना, स्था माने ठहरना और तिष्ठति यानी कि बैठता, आस माने बैठना, तो रूप हो गया तिष्ठति, तिष्ठा तिष्ठति, ठीक है। तो राजा सिंहासनम अधिष्ठति, तो अधि यदि उपसर्ग जुड़ा हो किन किन के ऊपर, सी, स्था और आस के ऊपर, तो आपका क्या हो जाएगा, उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना केवल अधि उपसर्ग जुड़ने से। इसके बाद अगला सूत्र है अभिनिवेश्य। अभि और नी ये दोनों उपसर्ग यदि विस धातु के ऊपर जुड़ जाएं, कहां जुड़ जाएं, विस धातु के पूर्व में आए तो कर्म संज्ञा होगी। क्लियर हो गया, जैसे ये था तो उसी तरह है, बस आपको लिखा ढेर सारा जरूर दिख रहा है लेकिन आप या तो पूरा लिख लें ऐसे ही और उतने में अंडरलाइन कर लें कि हमें देखो, अब जैसे यही बात आपका ये सूत्र था, इसमें क्या ध्यान देना, अभि और नी, दो ही बात आपको ध्यान रखना, अभि और नी ये दोनों उपसर्ग यदि विस धातु के ऊपर यानी विस धातु के पूर्व का मतलब पहले, विस धातु के पहले आ जाए, तीन तो शब्द है ही आपका, हो गया तो वहां पर द्वितीय होगी, ठीक है। इसके बाद उपान बध्यांग वशः यानी उप क्या है आपका, उप अनु अधि या आंग, ये कोई भी उपसर्ग, ये उपसर्ग है आपकी, ये कोई भी उपसर्ग यदि वस धातु के पूर्व में आए, वस धातु के क्या आ जाए, पहले आ जाए, तो उनकी कर्म संज्ञा होगी। बिल्कुल यही है आपका, कोई अंतर नहीं। जैसे राजा नगरम उपवसति यानी राजा नगर में रहता, तो बसति बस धातु है उसके पहले उप जुड़ गया, यही तो शर्त है कि जो बस धातु है उसके पहले चाहे उप जुड़ जाए चाहे अनु, जैसे ऐसा भी हो सकता था राजा नगरम अनुवसति, राजा नगरम अधिवसति, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि बस धातु के ऊपर उप अनु अधि आंग ऐसा कभी भी आपको वाक्य मिलेगा तो आपका उसमें कौन सी विभक्ति जाएगी, द्वितीय विभक्ति जाएगी, ठीक है, यानी कि कर्म कारक होगा। चलिए इसके दो सूत्र और हैं, इसको मैटू उसके बाद करता हूं, सातवें सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए दिया गया है अंतरा अंतरेण युक्ते, दो शब्द है इसमें, एक अंतरा और एक अंतरेण। अंतरा का मतलब होता है मध्य में, अंतरा का मतलब क्या होता है, मध्य में, और अंतरेण का मतलब होता है बिना या अभाव कह सकते हैं, ठीक है। इन अवयवों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे वाक्य दिया गया आपका अंतरा ग्रामम नदी प्रभति, अंतरा ग्रामम नदी प्रभति यानी कि अंतरा यानी बीच में बात होनी है, तो दो गांवों के बीच में नदी बहती है। तो जब भी आपको ये दो अवयव हो आपके पास तो इनके योग में क्या द्वितीय विभक्ति बनेगी, एक अंतरा एक अंतरण, दो शब्द याद रखना है आपको, एक अंतरा और एक अंतरण, ठीक है। दूसरा है आपका संस्कृतम अंतरेण न किमपि जानामि, यानी संस्कृत के अलावा या संस्कृत के सिवाय या संस्कृत के बिना, ठीक है ना, तो संस्कृत के सिवाय कुछ नहीं जानता हूं। क्लियर हो गया, तो ये हो गया आपका वाक्य प्रयोग, देख लिया आपने। अंतरा का मतलब हो गया आपका मध्य में और अंतरेण का मतलब हो गया बिना, ठीक है। अगला सूत्र चले, केवल आपको दो शब्द याद रखना, एक अंतरा एक अंतरण, बस अंतरा अंतरण जिस भी वाक्य में मिल जाए आपको द्वितीय विभक्ति हाथ नीचे के लगा दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ये सूत्र बहुत पूछा जाता है, अभिता परिता समयः निक्साः हा प्रतियोगे अपि, ठीक है। अभिता परिता समयः निक्साः प्रतियोगे अपि, यानी इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जब भी आपको ये दो शब्द इतने शब्द दिख जाए, अभिता परिता समयः निक्साः प्रतियोगे, ठीक है, तो जब भी ये शब्द मिल जाए आपको तो समझ लीजिए वहां पर द्वितीय विभक्ति होगी। अभिता का मतलब होता है दोनों ओर, परिता चारों ओर, समयः समीप, निक्साः निकट, हा का मतलब होता है सो, प्रति का मतलब होता है और, ठीक है ना। तो इसका एक ही मैंने उदाहरण दिया है, वाक्य दिया है और सब वही होगा। जैसे लिखा है ग्रामम अभिता वृक्षा संति, तो गांव की दोनों ओर पेड़ हैं या वृक्ष है।
गांव के दोनों ओर वृक्ष है। अगर यहाँ अभिता की जगह क्या आ जाए परिता, तो चारों ओर हो गया। तो ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष है। क्लियर हो गया। इसी तरह से सभी का उपयोग होगा। बस आपको एक बात याद रखना, अभिता परिता समया निक्षा प्रतियोगे, तो जब भी ये शब्द आपको देखने को मिले तो उनमें कौन सी विभक्ति लगाइएगा, द्वितीय विभक्ति लगाइएगा। क्लियर हो गया इतना। चलिए आगे देखेंगे। मैंने लिखा इसी तरह से और भी शब्द हैं, जैसे इसी तरह से उभयता, नोट लिखा मैंने, इसी तरह से क्या हो सकता है, उभयता, सर्वतः, धिक, ऊपरी, ऊपरी, अध्यधि, अधोअधा, पदों के योग होने पर भी द्वितीय विभक्ति होती है। अगर आपको ये शब्द भी मिल रहे हैं, उभयता लिखा है, सर्वता, उभयता माने भी दोनों ओर होता है, सर्वता चारों ओर या सब जगह, धिक, ऊपर, ऊपरी, अध्यधि, अधोअधा, ये पद भी आपको देखने को शब्द मिल रहे हैं, तो आपका उसमें कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय। जैसे मार्गम उभयता वृक्षा सन्ति, मार्ग के दोनों ओर क्या है, वृक्ष है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए लास्ट है आपका 9वां आपका सूत्र दिया गया है, कालाध वनो रत यत्न संयोगे, कालाध्याव नो रत यत्न संयोगे, यदि किसी काल में क्रिया लगातार हो रही हो, काल है आपका और अध्व है, दो शब्द इसमें भी है, काल और अध्व। ठीक है। तो यदि किसी काल में क्रिया लगातार हो तो ऐसे कालवाची पद में भी द्वितीय विभक्ति हो रही है, यानी कि लगातार काल चल रहा हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसी का, इसी प्रकार यदि अध्व, अध्व का मतलब होता है मार्ग की दूरी में कोई वस्तु लगातार हो तो उस अध्यवाचक यानी कि जो मार्गवाचक शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है ना। चलिए जैसे उदाहरण दिया गया है, कोशम गिरि वर्तते, तो कोशम गिरि वर्तते, देखिए कोश भर में पर्वत है, विस्तृत पर्वत है, तो कोशम गिरि वर्तते यानी लिखा है कोश भर विस्तृत पर्वत है। तो ये क्या है आपका अध्व यानी मार्ग की दूरी है। कोश भर मार्ग होता है ना, 1 कोश 2 कोश 3 कोश ऐसे कहते हैं ना, देहाती भाषा में तो वैसे साधारणतः कहते हैं, गांवों में यही होता है। उन्होंने कहा खेत हमारा 1 कोश दूर है 2 कोश दूर है। ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य वही कोश है। तो कोशम गिरि वर्तते, कोश भर विस्तृत पर्वत है, तो ये दूरी है ना, तो यही तो मार्ग की दूरी में भी क्या होगा आपका द्वितीय विभक्ति होगी। तो आपको यही याद रखना है आपको। इसके बाद अगला है उदाहरण, छात्रा मासम अधीते, ये दिया गया यदि किसी काल में क्रिया लगातार, देखिए क्रिया लगातार हो रही है, छात्रा मासम अधीते, अधीते का मतलब तो पढ़ना, तो छात्र मासम महीने भर लगातार पढ़ता है। क्या कर रहा है छात्र, महीने भर लगातार पढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है, क्रिया काल में किसी कोई काल है और उसमें बराबर चल रही है, क्या हो रही है, तो यही है क्रिया किसी काल में क्या होता है कि लगातार हो, तो ऐसे कालवाची शब्द में क्या होगा आपका द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये 10 मिनट का वीडियो हो गया द्वितीय विभक्ति का, और अगले दिन आपके पास तृतीय विभक्ति आएगी कर्ण से के द्वारा। ठीक है। उसमें हम जानेंगे कुछ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।